वो लड़की देखने में इतनी खूबसूरत थी कि जो भी उस लड़की को देखता बस देखता ही रह जाता और देखते ही उसके मुंह से राल टपकने लगती और वो सोचता कि काश इस लड़की से दोस्ती हो जाए और इस लड़की के साथ मेरे संबंध बन जाए। लेकिन रेशमा थी कि वो जितनी खूबसूरत थी उससे कहीं ज़्यादा चंचल थी। उसके शौक़ गाड़ी चलाना और लड़कों से दोस्ती करना और बाइक चलाना उसका शौक़ बहुत ज़्यादा था। और रेशमा खूबसूरत होने के साथ साथ में एक दिन ऐसी फिसलती है कि न जाने उसको भी याद नहीं होगा कि कितने लड़कों से उसने दोस्ती की और कितने लड़के उसके ऊपर से गुजर करके चले गए। और जब उसकी शादी होती है तो फिर शादी होने के बाद में पति के अलावा न जाने कितने मर्दों के साथ उसके संबंध बने। और दोस्तों उसके बाद में जो इसका एंड होता है, ये सच्ची घटना की एंड में बड़ा ही खतरनाक, बड़ा ही भयानक होता है। आज आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, बस मेरे साथ 5 मिनट के साथ बने रहिएगा। मैं हूँ चंदन भाई, आपका दोस्त। आज जो कहानी सुना जा रहा हूँ जिला बरेली की, बस ये बहुत खौफनाक कहानी है। बस यही से आपसे विनती है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। चलिए कहानी पूरी समझते हैं इस वीडियो में। रेशमा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिला बरेली थाने के गाँव के फलीपुर के रहने वाले गंगाराम के दूसरे नंबर की बेटी थी। गंगाराम की इतनी गांव की संपन्न किसानों में होती थी। उनकी 3 शादियां हुई थी। पहली पत्नी रमा की बीमारी से मौत हो चुकी थी तो उन्होंने सुधा से शादी की थी। पहली पत्नी के मरने के बाद सुधा से शादी की थी, लेकिन सुधा भी घर की कला की वजह से उसने भी आत्महत्या कर ली थी। तो फिर गंगाराम ने तीसरी शादी की थी रेशमा के साथ। और तीसरी शादी रेशमा के साथ जब उसने की, होने के बाद उनके साथ 4 बेटियां और 2 बेटियां हुई। और 2 बेटियां बड़ी थी ललिता की, उन्होंने पहले ही शादी कर थी। और जो गीता जो मतलब रेशमा जो थी वो दूसरे नंबर की बेटी थी। और मनोज और चैतन्य एक छोटे बेटा थे। रेशमा जितनी ही चंचल थी उतनी ही ज़्यादा हसीन थी। जैसे ही रेशमा ने जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो उसके जिस्म के अंदर जो बदलाव हुए वो बहुत ही सुंदर किस्म के थे। जो भी रेशमा को देखता था वो देखता ही रह जाता था। इस उम्र में अक्सर बच्चे भटक जाया करते थे अगर माँ बाप उनके ऊपर ध्यान न दे, चाहे वो लड़का हो वो चाहे लड़की हो। दोस्तों 16 या 17 साल की ऐसी उम्र होती है जब वो माँ बाप की तरफ से बच्चों को ढील मिलती है तो बच्चे भटक जाया करते हैं और फिर वापसी का उनके लिए कोई रास्ता खुला नहीं होता है। और जब तक वो वापस आते हैं तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है। रेशमा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। रेशमा जितना खूबसूरत थी, 16 से 17 साल की उम्र उसकी वाइफ हो चुकी थी। मोटरसाइकिल चलाना उसकी हवस थी और ट्रैक्टर चलाया करती क्योंकि घर की ज़मीन बहुत ज़्यादा थी। घर की ज़मीन के लिए गंगाराम ने ट्रैक्टर लिया हुआ था, इसलिए उसको ट्रैक्टर चलाने का शौक़ था। ऊपर से सबसे बड़ा शौक़ था कि वो लड़कों के साथ घूमा करती थी और लड़कों की तरह रहना, जीन्स पैंट पहनना, शर्ट पहनना और लड़कों की तरह बाल कटवाना, ये उसके शौक़ थे। और लड़कों से दोस्ती करना ये भी उसके शौक़ में शामिल था। और लड़के भी उसके पास मड़राया करते थे क्योंकि रेशमा देखने में बड़ा खूबसूरत थी और दूसरे उसको लड़कों से दोस्ती करना अच्छा लगता था। और फिर वो लड़कों को अपने इशारे बनना चाहती थी और लड़के भी उसके इशारे पे नाचते रहते क्योंकि लड़कों को क्या चाहिए, आप समझदार हैं कि लड़कों को एक लड़की से क्या चाहिए होता है और जो चाहिए होता वो उनको मिल रहा था। और जब रेशमा की इस उम्र में लड़कों के साथ दोस्ती हुई और फिर वो दोस्ती संबंध में बदली तो फिर ना जाने कितने लड़कों के साथ उसकी दोस्ती होती है और फिर ना जाने कितने लड़के उसके ऊपर से आके चले जाते हैं। जब ये खबर चलते चलते घर वालों को मिलती है, गांव से होते हुए जब घर वालों की खबर ये मिलती है तो गंगाराम के जो पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। जिस बेटी को उन्होंने इतनी आज़ादी दे रखी थी कि वो अपनी मनमर्जी कहीं भी जा सकती थी, किसी भी के साथ जा सकती है, किसी के साथ खेल सकती है, वो बेटी बहक चुकी थी। उस बेटी के कदम गंदे हो चुके थे, वो गलत रास्ते पे जा रही थी, गलत ट्रैक पे जा रही थी।
दोस्तों। और फिर उसने अपनी बेटी गीता के रेशमा के ऊपर पाबंदी लगाना शुरू कर दी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, अब रेशमा पाबंदी में रहने वाली नहीं थी। वो किसी न किसी तरह से घर से बहाना बना करके निकल जाया करती थी, क्योंकि उसे कच्ची उम्र में जो शौक़ लगा था, ऐसा शौक़ किसी को भी ना लगे। जब गंगाराम ने देखा कि बेटी सुधरने वाली नहीं है, तो फिर उसने उसकी शादी करने का फैसला कर लिया और उसके लिए लड़के के भाग दौड़ हेरना शुरू कर दिया। और बहुत जल्द उसको लड़का बरेली ज़िले में ही मिल जाता है। दोस्तों, दूसरे गांव में बरेली ज़िले का गांव था खेड़ा। उस गांव में जब गंगाराम रिश्ता लेकर अपनी बेटी का पहुंचता है रामानंद के घर, तो रामानंद का परिवार गांव में संपन्न परिवार था। अच्छी खासी ज़मीन थी। उसके घर में भी 4 बच्चे थे, 2 बेटे थे, 2 बेटियां थी। बेटियों की शादी कर दी थी, अब बेटों का नंबर था। तो बड़ा बेटा था मनोज। मनोज के लिए रिश्ता पहुँचता है रेशमा का। तो जब रेशमा के बारे में बातचीत होती है, उसका फ़ोटो तो दिखाया जाता है, तो रामानंद को लड़की पसंद आ जाती है, क्योंकि देखने भालने में अच्छी थी, सुंदर थी और फ़ोटो भी बहुत सुंदर था। तो रिश्ता पक्का हो जाता है। दोनों तरफ से सारे रस्म रिवाज पूरे हो जाते हैं और आखिरकार शादी का वो दिन भी आ जाता है, जब दोनों मनोज और रेशमा पति पत्नी के बंधन में बंध जाते हैं। और पत्नी बनकर रेशमा जब मनोज के घर में दाखिल हुई, तो सुहाग की पहली रात में उसने मनोज को अपना ऐसा दीवाना बनाया कि मनोज की तो मन की मुराद ही पूरी हो चुकी थी रेशमा को अपनी पत्नी के रूप में देख करके। क्योंकि रेशमा बहुत ही सुंदर थी, बला की खूबसूरत थी। और रेशमा भी बहुत खुश थी, क्योंकि उसको जैसा पति चाहिए था, हट्टा कट्टा हो, देखने में खूबसूरत हो और सीधा साधा भी, जो कि उसको उंगलियों के इशारे पर नाचता रहे। तो दोनों बहुत ही खूबसूरत थे और इसी तरह से समय गुजरता रहता है। और समय गुजरते गुजरते 1 साल का पूरा बीत जाता है। इसी बीच रेशमा एक बेटे को जन्म देती है। जब रेशमा बेटे को जन्म देती है, तो घर की जिम्मेदारी बढ़ जाती है और मनोज को अब अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता है कि उसने फिर रेशमा से कहा कि अब हमारा परिवार भी बढ़ रहा है और माता पिता भी अब मुझसे काम धंधा करने के लिए जोर दे रहे हैं, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं परदेश कमाने के लिए चला जाऊं। रेशमा उसको इजाज़त देती कि ठीक है, तुम चले जाओ कमाने। और मनोज अपने पत्नी को अलविदा कह करके और दूसरे देश कमाने के लिए चला जाता है। और मनोज जब परदेश कमाने गया, तो उसे ये यकीन था कि जिस तरह से रेशमा की जुदाई और अपने बच्चे की जुदाई मैं बर्दाश्त करके बाहर परदेश कमाने जा रहा हूँ, तो रेशमा भी अपनी और अपने बच्चे की ऐसी ही सुरक्षा करेगी और मेरी अमानत की हिफाजत करेगी। लेकिन उसकी सोच एक गलत साबित होती है, क्योंकि रेशमा शादी से पहले ही उसका मर्दों का चस्का लगा हुआ था। शादी के बाद जब तक मनोज उसके पास रहा, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही मनोज परदेश गया, रातों को उसकी नींद हराम हो चुकी थी। मर्दों को सुख जो था वो उसको याद आने लगा, अपने पति का सुख उसको याद आने लगता है और वो उदास रहने लगी। उसी घर में उसका ससुर जो था वो लंगोटे का बहुत कच्चा था, रामानंद जो था वो लंगोटे का बहुत कच्चा था। और पूरे गांव में मशहूर था कि रामानंद लंगोटे का कच्चा है। दोस्तों, रामानंद की पत्नी उसको बच्चों को दुहाई देकर अपने पास नहीं भटकने देते कि भला बुढ़ापे में ही ये उम्र है संबंध बनाने की, और बच्चों के दुहाई देकर उसको अपने पास भटकने भी नहीं देती। लेकिन रामानंद जो था वो जिस्म का हट्टा कट्टा था, वो अभी उसको पत्नी सुख की चिंता सताती रहती और एक औरत की उसको तलाश रहती कि पत्नी तो उसको अपने पास भटकने नहीं देती, अब संबंध कैसे बनाएं। तो फिर उसकी नज़र भी घर में अपने बेटे की पत्नी पर पड़ती है। और अपनी बेटे की पत्नी पर जब उसकी नज़र गड़ाई, तब उसके दिल में ये तमन्ना जागने लगी, अब मेरी जो इच्छा पूर्ति थी वो मेरे घर में ही होगी, मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी। जब रेशमा उदास से रहती, तो उसका ससुर उससे बातें करने लगा, उससे हंस कर बातें कर रहा था। जब वो बच्चे को खिलाती होती, बच्चे को अपने गोद में ले होती, तब उसका ससुर अपने पोते को उससे जब लेता, तो उसके स्तनों को बहाने से टच कर देता। उसको टच करने के कोई ना कोई बहाना वो ढूंढता रहता। अगर वो कोई सामान लाता, उसको रेशमा को देता, तब वो टच कर देता।
रेशमा कोई अनजान नहीं थी, वो एक अनुभवी औरत थी। रेशमा समझ चुकी थी कि ससुर जी क्या चाहते हैं और ससुर जी मुझे क्यों टच कर रहे हैं। ये सब देखते हुए दोस्तों फिर रेशमा उसका विरोध नहीं कर रही थी। वजह ये थी कि रेशमा जो थी वो पति सुख से वंचित थी और रेशमा को भी कोई ऐसा मर्द चाहिए था जो उसकी इच्छा पूर्ति कर सके। इसलिए ससुर की बातों को उसने कभी विरोध नहीं किया और बल्कि उसे अच्छा लगने लगा। ससुर का टच करना उसे अच्छा लग रहा था। अब ससुर को भी वो बहू को भी दोनों को एक दूसरे से मिलन का मौका नहीं मिल रहा था क्योंकि घर में उसकी सास रहती थी। दोस्तों एक दिन ये मौका उनको ये मिल जाता है क्योंकि रामानंद की पत्नी कमला अपने मैके गई हुई थी और दोपहर का समय था, घर में कोई नहीं था। रेशमा काम करते करते थक जाती है, वो आराम करने के लिए रूम में लेट जाती है। उसका ससुर बाहर से आता है और कहता है कि रेशमा ज़रा बहुत ज़ोर से मेरे जिस्म में दर्द हो रहा है, एक गर्मा गर्म चाय बना दो। रेशमा उठी, चाय बनाकर लाई और चाय देते हुए कहती है कि ससुर जी अगर बदन में दर्द है तो मुझसे बता दो कहाँ हो रहा, मैं तेल मालिश कर दूँ। ससुर तो चाहता ही यही था कि और जैसे ही रेशमा उसकी तेल मालिश करती है उसके हाथ उसके बदन पर जब लगने शुरू हुए तो उसके बदन में एक करंट सा उठ दौड़ने लगा और उसके ससुर ने यानी रामानंद ने रेशमा का हाथ पकड़ के उसको अपने ऊपर ढकेल लेता है। वो रेशमा कहते कि बाबूजी ये क्या कर रहे हो, मैं आपकी बेटे की पत्नी हूँ, ये क्या कर रहे हो तुम। तो रामानंद कहता है कि मैं जानता हूँ कि तू मेरे बेटे की पत्नी है, लेकिन तुझे भी किसी चीज़ की इच्छा है और मुझे भी किसी चीज़ की इच्छा है। मेरी पत्नी मुझे अपने पास नहीं आने देती, तेरे पति तेरे पास है नहीं, हम दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। अगर चाहो तो हम दोनों एक दूसरे की इच्छा पूरी कर सकते हैं। उसके बाद में जो रेशमा चाहती यही थी लेकिन पहल नहीं कर पा रही थी। फिर दोनों के बीच में जो मर्यादा की दीवार थी वो टूटती है तो उसको खींचड़े खींचड़े उड़ जाते और फिर दोनों ही अपने घर में रिश्तों को तार तार कर देते हैं। दोस्तों रामानंद ये भूल जाता है कि वो जिसके साथ संबंध बना रहा है वो उसके बेटे की पत्नी है, उसकी बहू है, उसकी बेटी समान है। सारी बातें भूल जाता है और रेशमा भी ये भूल चुकी थी कि जिससे वो संबंध बना रही है वो उसके बाप के बराबर है। ससुर तो होता ही बाप है, बाप के बराबर नहीं बल्कि ससुर बाप समान ही होता है, लेकिन दोनों ने रिश्तों को मर्यादा के चकनाचूर कर दिया था और फिर दोनों के बीच में संबंध बनने शुरू हो गए। और एक दिन आपत्तिजनक के हालत में कमला रामानंद की पत्नी उनको देख लेती है। जब रामानंद की पत्नी उनको देखा तो उसके तो पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई थी, मानो कि घर में ये क्या हो रहा है। बेटे की पत्नी के साथ उसका ससुर गुलछल्ले उड़ा रहा है, वासना की आग में जल रहे हैं दोनों। गुस्सा बर्दाश्त नहीं होता और कमरा से बाहर निकल करके चली आती है। जब उसका ससुर बाहर आता है तो उसको जितना भी हो सकता था वो अपने पति को खरी खोटी सुनाती है, इज्जत की दुहाई देती है और दोस्तों बेटे से डराती है कि मैं अपने बेटे से बता दूंगी। लेकिन रेशमा और रामानंद थे, उन्होंने कमला की बात को हल्के में लिया और उन्होंने उसको बात को नहीं माना और इसी तरह से जब भी उन्हें मौका मिलता वो वासना की हवस की समुंदर में गोते लगाने लगते। जब कमला ने देखा कि दोनों किसी भी तरह से मानने के लिए तैयार नहीं है तो वो फिर अपने बेटे को फ़ोन कर देते और दोनों की हरकतों के बारे में बता देते। जैसा ही मनोज इस बातें बारे में सुनता है, सुन करके तंग रह जाता है। थोड़ी देर तो अपने कान से मोबाइल लगाए रहता है, उसको ये विश्वास ही नहीं होता कि वो अपनी माँ को क्या जवाब दे। वो अगले दिन वो फैक्ट्री पहुँचता है और वहाँ से छुट्टी ले करके सीधे घर आ जाता है। दोस्तों अपने बाप से तो डायरेक्ट कुछ कह नहीं सकता था, इसलिए उसे रेशमा को खूब अच्छे से समझाया और जितना भी हो सकता था अपनी इज्जत की, अपने माँ बाप की, उसके माँ बाप की, सबकी दुहाई देकर उसको समझाया। लेकिन और फिर कुछ दिन वहाँ रह करके 2-4 दिन रह करके उसको अपने साथ वो परदेश ले जाता है और जिस कमरे में वो रहता था उस वहीं पर उसको रखता और फिर काम पर चला जाता। रेशमा एक बिगड़ी हुई लड़की थी। रेशमा एक ऐसी औरत थी जो कि फिसलती है फिर वो वापस उठने का नाम ही नहीं लेती और रेशमा भी सुधरना ही नहीं चाहती। और मनोज जब काम पर चला जाता फिर रेशमा कमरे में ताला मार करके बाहर घूमने निकल जाती और इसी तरह से वहाँ भी उसके कई दोस्त बन गए, जिनमें से शेखर यादव नाम का एक दोस्त होता है।
उसके साथ वो रंगललिया मनाती, तो फिर उसने अपने एक दोस्त को और शामिल कर लिया और फिर दोनों रेशमा के साथ रंगललिया मनाने लगते हैं। और मनोज के कमरे के पास में ही एक दूसरा कमरा था जिसमें रामचंद्र नाम का एक आदमी रहता था, वो भी बरेली का रहने वाला था। उसको रेशमा की हरकत का पता चल चुका था कि रेशमा किस किस्म की औरत है। वो भी पत्नी सुख से वंचित था, वो भी प्रदेश में रहता था और पत्नी से मिले हुए उसको कई कई महीने गुजर जाते थे। और उसने देखा कि मेरी इच्छा पूर्ति भी रेशमा से हो सकती थी। अब वो रेशमा के कमरे में आने लगा, क्योंकि दोनों पड़ोसी थे, एक दूसरे के पड़ोसी थे, तो पड़ोसी होने के नाते किसी न किसी बहाने के रामचंद्र अब गीता के रेशमा के कमरे में आने लगा। अब रेशमा के कमरे में जब वो आता तो उसे रेशमा से हंस हंस कर घंटों घंटों बातें करता। फिर रेशमा को समझने में देर नहीं लगी कि रामचंद्र रेशमा से क्या चाहता है। और फिर एक दिन रामचंद्र अपनी इच्छाओं का इजहार उसे कर देता है। रामचंद्र उम्र में तो उससे डबल था, दुगना था, लेकिन रेशमा को इस चीज़ को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि सामने वाला जो उसके साथ संबंध बना रहा है वो किस उम्र का है। बस उसे तो अपने जिस्म का सुख चाहिए था और उसको पैसा चाहिए था जो उसके ऊपर खूब लुटा सके। और बदले में क्या उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि मेरे साथ जो हम बिस्तर हो रहा है, मेरे साथ जो संबंध बना रहा है किस उम्र का है। और रेशमा ने उसके साथ भी संबंध बनाना शुरू कर दिया। और एक दिन काम से जल्दी घर आ जाता है मनोज। जब जल्दी घर आया तो अंदर रूम बंद था अंदर से। जब कमरे में आवाज़ लगाता है और रेशमा को आवाज़ देता है कि दरवाज़ा खोलो, तो रेशमा काफ़ी देर के बाद दरवाज़ा खोला और उसके कपड़े भी सीधी तरह नहीं थे, बाल भी उलट पुलट थे, उसके बाद बाल भी बिगड़े हुए थे। मनोज उसकी हालत देखकर समझ जाता कि अंदर कुछ न कुछ दाल में काला है। वो मनोज को देख करके कहता है कि आज बड़ी जल्दी आ गए। मनोज कहता है कि फैक्ट्री का जनरेटर ख़राब हो गया था, इसलिए हम आधे दिन की छुट्टी लगाकर चले आए हैं और मैं घर आ गया। जब वो कमरे में पहुंचता है तो रामचंद्र बैठा हुआ था और रामचंद्र को देख करके वो हक्का बक्का हो जाता है। वो पूछता है रेशमा से कि ये यहाँ क्यों बैठा है। तो रेशमा कहता है कि पानी पीने आया था। मनोज कहता है कि भला दरवाज़ा बंद करके कौन किसको पानी पिलाता है, मुझे बेवकूफ़ बना रही। रामचंद्र तो पतली गली से निकल जाता है और रेशमा को बहुत अच्छे से समझाता है और उसके बाद फिर वो अपने कंपनी से रिजाइन देता है, वहाँ से भी इस्तीफ़ा देता है और फिर वो हमेशा हमेशा के लिए रेशमा को लेकर अपने घर आ जाता है। और घर आने के बाद में फिर वो वहाँ 2-4 महीने रहा, लेकिन जब घर में खर्चे की तंगी और उसको बाप ने उसको खर्चा भी देना बंद कर दिया था, अब मनोज सिर्फ अपने ऊपर निर्भर था। फिर उसको छोड़कर वो दिल्ली चला जाता है। उसके दिल्ली जाते हुए रेशमा फिर अपने पुराने रवैये पर आ जाती, फिर अपने ससुर के साथ। और उसके बाद सोने पर सुहागा ये हुआ कि अपने ससुर ही नहीं बल्कि अपने चचा के ससुर के साथ उसने संबंध बनाए, क्योंकि उसके चाचा ससुर ने, उसका ससुर भी हम उम्र में था, उसके साथ भी संबंध बनाए। और उसके बाद जो प्रदेश में जो उसके साथी थे, उसके जो रिलेशन में आए थे, जो ज़िला बरेली के थे, उनके फ़ोन पर उससे बात होती रहती थी। जब वो अपने घर वापस आए तो अब रेशमा ने उसके साथ मिलना भी शुरू कर दिया था। जब उसका ससुर देखता है रामानंद की रेशमा इधर उधर मुँह मार रही, तो उसने उसको डराना धमकाना शुरू कर दिया। रेशमा कोई रामानंद की जागीर नहीं थी। उसने साफ कह दिया था कि मैं तुम्हारे बेटे की जागीर नहीं हूँ। जब मैं तुम्हारे बेटे से कहने से नहीं मानी तो तुम्हारे कहने से क्या मानूंगी। मैं अपनी मर्जी की खुद मालिक हूँ, मैं जो जी चाहूँगी वो करूँगी, तुम मुझे रोक नहीं सकते। जब उसने ज़्यादा टोकी टाकी की तो फिर उसने अपने यारों से मिलकर रामानंद को मारने का प्लान बना लिया कि जब तक ये बुढ़ा नहीं हटेगा रास्ते से, ये मेरे बीच में इसी तरह से रोड़ा अटकाता रहेगा। और फिर उसके दोस्त भी तैयार हो गए और एक दिन प्लान बनाकर रेशमा अपने दोस्त के घर रामानंद को ले जाती है। वहाँ ले जाकर शराब पलटी होती है और शराब पी जाती है और रेशमा रामानंद की शराब में नींद की गोलियाँ मिला देती है। और जब नींद की गोलियां मिला दी गई तो रामानंद शराब के पी करके पीछे को लुढ़क जाता है। उसके बाद में अपने दुपट्टे से दोनों मिल करके उसका गला घोट देते हैं और फिर रेशमा उसको मोटरसाइकिल पर बैठाती है, उसका यार पीछे बैठता है, उसको पकड़ करके बैठ जाता है और फिर सुनसान जगह पर पहुंच जाते हैं और एक बोरे में भरकर उसमें फिर पत्थर ईंटें भरकर और फिर एक गहरी खाई में जहाँ पर खूब पानी ज़्यादा भरा हुआ था वहीं उसको फेंक देते हैं। वहीं पर उसके बाद वो घर आ जाते हैं। घर आने के बाद में 2-4 दिन बाद वो अपने फिर मौज मस्ती के लिए निकल जाती।
जब रामानंद कई दिन तक अपने घर नहीं लौटा तो अब उसके बेटों को, उसको पत्नी की उसकी चिंता होती है कि आखिर रामानंद क्यों घर वापस नहीं आया। उसके फ़ोन पे फ़ोन लगाया जाता है, फ़ोन भी स्विच ऑफ। जब रेशमा से पूछा गया कि रामानंद कहाँ है तो उसने कहा कि मुझे नहीं पता कि कहाँ है, रिश्तेदारी में कह कर गए और तुम ढूंढ लो जहाँ ढूंढना तुम्हें। रामानंद के बेटों को रेशमा का जवाब पसंद नहीं आया तो उनको शक हुआ कुछ हो या ना हो सकता है रेशमा ने ही बाबूजी को कहीं न कहीं कुछ किया है। पुलिस थाने में रिपोर्ट होती है। जब पुलिस जांच होती है और रेशमा से पूछताछ होती है और उसको अच्छी तरह से रिमांड पे लिया जाता है, क्योंकि उसके बेटे शक जाहिर कर देते हैं कि हमारे बापू का और रेशमा भाभी का नाजायज़ संबंध थे। हो सकता है किसी न किसी वजह से भाभी ने ही बाबू को ठिकाने लगा दिया हो। तो फिर पुलिस ने अपने तरीके से रेशमा से पूछताछ करती है तो रेशमा पुलिस के मार के आगे टूट जाती है और रामानंद की मौत की स्वीकार कर लेती है और सारी सच्चाई वहाँ से बता देती है कि मैं और मेरे प्रेमी ने मिलकर उसको मौत के घाट उतारा है। उसके बाद जब वो अपना जुर्म कबूल कर लेती है तो फिर मौका वारदात पर पहुंचती है पुलिस, जहां पर उन्होंने लाश को ठिकाने लगाया था। वहां लाश को फिर बरामद करती है, उसका पोस्टमार्टम होता है। उसके बाद में उसको उसी जेल की अदालत में पेश किया जाता है जहां से दोनों को जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों ये थी आज हमारी कहानी। अवैध संबंध चाहे कैसे सुरक्षित तरीके से मनाए जाए, बेलहाल गलत काम का गलत ही नतीजा होता है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी एक सच्ची स्टोरी। आपको कैसी लगी? और ऐसी कहानी सुनाना आपको परेशान करना बिल्कुल नहीं, आपको बिल्कुल परेशान करना नहीं है। तो कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम मिलते हैं दूसरे दिन दूसरे कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।